फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सर्वेइंग सेकंड की सीरीज चल रही है रिवीजन क्लास की, उसमें हम कंटूर का जो चैप्टर था उसको एक वीडियो में हम कंप्लीट उसका जो ओवरव्यू है उसको हम कवर कर चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, थियोडाइट सर्वे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है सर, ये चैप्टर आपका सेकंड है, क्योंकि जब आपका सिलेबस चेंज हुआ है सर्वेइंग सेकंड का, तो फर्स्ट चैप्टर आपका है कंटूर और सेकंड चैप्टर आपका है थियोडाइट सर्वे। तो इसके थियोडाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक है, आप टॉपिक से सिलेबस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं। तो सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है और ज़्यादा पार्ट में हम वीडियो को नहीं बनाएंगे, एक पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। थियोडाइट सर्वे के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो थियोडाइट सर्वे होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पिछले जो हमारा सर्वेइंग फर्स्ट होता है तो कंपास के बारे में, ऑटो लेवल के बारे में उसमें पढ़े हुए हैं। तो कंपास से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एंगुलर मेजरमेंट होता है वो हमारा एंगुलर मेजरमेंट हम कंपास के द्वारा करते हैं, लीनियर मेजरमेंट हम अपना चेन सर्वे के द्वारा करते हैं और लेवलिंग का जो भी वर्क होता है वो हम ऑटो लेवल के द्वारा करते हैं। तो ये जो थियोडाइट जो आपका उपकरण है, थियोडाइट की मदद से हम सभी कार्य जो होता है, जो आपका कंपास का कार्य होता है, जो आपका ऑटो लेवल का कार्य होता है, इन दोनों उपकरणों का जो कार्य होता है हम एक ही उपकरण के द्वारा कर सकते हैं, थियोडाइट की मदद से ही कर सकते हैं। तो थियोडाइट आपका बहुत ही परिशुद्ध उपकरण होता है और ये आपका इसमें आपका लेवलिंग का काम भी और आपका कंपास का भी काम, दोनों का काम इसमें हो जाता है थियोडाइट की मदद से। तो इसलिए थियोडाइट का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समस्त सर्वेक्षण कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला थियोडाइट एक बहुत ही परिशुद्ध एवं उपयोगी उपकरण है। थियोडाइट में लेवल मशीन तथा दिक्सूचक दोनों ही उपकरणों के गुणों का समावेश होता है। जो आपका ऑटो लेवल होता है जिससे हम लेवलिंग करते हैं और जो आपका कंपास होता है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, तो ये दोनों कार्य आपका, दोनों जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका गुण आपका इस थियोडाइट में होता है। थियोडाइट का उपयोग क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कोण को मापने, उन्हें स्थापित करने, सीधी रेखा स्थापित करने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जो थियोडाइट होता है उससे हम क्या करते हैं, क्षैतिज कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। ठीक है, जो किसी भी आपका वस्तु की हाइट ज्ञात करनी है तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं आपके थियोडाइट की मदद से। इससे हम लेवलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थियोडाइट का प्रयोग बहुत से कार्यों में होने के कारण इसको हम यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। जो थियोडाइट का जो क्या है कि प्रयोग बहुत सारे आपके कार्यों में होता है, तो इसलिए इसका जो नाम है आपका यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी हम इस उपकरण को जानते हैं, थियोडाइट को। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि थियोडाइट क्या है और उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं थियोडाइट का प्रयोग। थियोडाइट का यूज ऑफ थियोडाइट आपका क्या है, कहाँ कहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं थियोडाइट का, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, कौन कौन से कार्य में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो थियोडाइट का प्रयोग निम्न संक्रियाओं के लिए किया जाता है। सबसे पहला आपका क्या है, क्षैतिज कोण मापना। थियोडाइट के द्वारा हम क्षैतिज कोण को मेजर करते हैं। नहर या नदी की चौड़ाई मापना। दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी ज्ञात करना। दो बिंदु अगर आपके पास पता है तो उसके बीच के हम क्षैतिज दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर कोण मापना यानी कि वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल को मेज़र करते हैं, जो आपकी मैग्नेटिक बियरिंग होती है उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। रेखाओं के मध्य सीधा कोण मापना। सर्वेक्षण रेखाओं का विस्तार करना, जो आपका एक्सटेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं वो भी हम कर सकते हैं थियोडाइट की मदद से। दिए गए दो बिंदुओं के बीच सीध बांधना। ठीक है, दो बिंदुओं का रेंजिंग करना। सीध बांधना का मतलब यही है कि रेंजिंग करना। दो सीधी रेखाओं के काट बिंदु को स्थापित करना, जो दो सीधी रेखाएं हैं उसके काट बिंदु को स्थापित करना। लक्ष्य की ऊंचाई ज्ञात करना, कोई भी टारगेट आपका है तो अगर हम वहां तक पहुंच सकते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका जो बेस है, अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो भी हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर बेस तक हम नहीं पहुँच पाते तो भी हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलग अलग मेथड होते हैं और इसी वीडियो में एंड में हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि ये हम कैसे करते हैं। ठीक है, थियोडाइट द्वारा तलक्षण कार्य करना, जो थियोडाइट होता है उसके द्वारा हम लेवलिंग का वर्क भी करते हैं। तो ये सारे यूज हैं आपके थियोडाइट के, इन जगहों पर हम थियोडाइट का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कंपास और लेवलिंग से दोनों कड़ों का काम आपका थियोडाइट में ही हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, टाइप्स ऑफ थियोडाइट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
थियोलाइट के आपके प्रकार कौन कौन से हैं? तो थियोलाइट के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला आपका है संक्रामित थियोलाइट, दूसरा आपका है असंक्रामित थियोलाइट। तो ये आपका ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोलाइट होता क्या है? जो संक्रामी होता है उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, जो असंक्रामी है उसको हम नॉन ट्रांजिट बोलते हैं। तो संक्रामी का मतलब क्या होता है कि संक्रामी थियोलाइट वे थियोलाइट होते हैं जिसमें जो थियोलाइट की दूरबीन होती है, टेलीस्कोप जो उसमें लगा होता है, वो आपका पूरा 360 डिग्री तक रोटेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका असंक्रामित थियोलाइट होता है, इसमें जो दूरबीन लगी होती है वो पूरा 360 डिग्री तक रोटेट नहीं करता है, 180 डिग्री तक ही ये मूव कर सकता है। तो इसलिए जो जिस थियोलाइट की दूरबीन पूरी 360 डिग्री तक रोटेट करती है वो हमारा ट्रांजिट थियोलाइट कहलाता है। और यही इसी थियोलाइट का हम ज़्यादातर आजकल यूज करते हैं, नॉन ट्रांजिट का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से आप डिफिनीशन में भी देख सकते हैं, इसमें जो संक्रामित थियोलाइट है इसमें उपकरण की दूरबीन अपने क्षैतिज अक्ष पर ऊर्ध्वाधर तल में पूर्ण चक्र यानी कि 360 डिग्री पर घूम जाती है। अपने क्षैतिज तल अक्ष पर ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर जो इनका लेवल होता है उसमें आपका पूर्ण चक्र यह 360 डिग्री तक घूम जाती है। जो आपका नॉन ट्रांजिट थियोलाइट है इसमें दूरबीन ऊर्ध्वाधर तल में पूर्ण 360 डिग्री में नहीं घुमाई जा सकती है, तो इसको हम नॉन ट्रांजिट बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट में आपका डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थियोलाइट में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोणों को परिशुद्धता से पढ़ने के लिए वर्नियर लगे होते हैं। इसमें जो क्या होता है कि आपका थियोलाइट में जो एंगल हम मेजर करते हैं, एंगल को पढ़ते हैं, तो उसमें वर्नियर भी आपके लगे होते हैं, अतः इस प्रकार के थियोलाइट वर्नियर थियोलाइट भी कहलाते हैं। तो जो आपका संक्रामित थियोलाइट है तो इसमें आपके जो भी आपके थियोलाइट हम यूज़ करते हैं उसमें आपके वर्नियर भी लगे होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए परिशुद्धता से, तो इसको हम वर्नियर थियोलाइट के भी नाम से जानते हैं। अगर आपका संक्रामित थियोलाइट यानी कि ट्रांजिट थियोलाइट है और उसमें आपका वर्नियर लगा हुआ है तो उसको हम वर्नियर संक्रामित थियोलाइट के नाम से जानेंगे। तो ये आपका हो गया। यदि आप थियोलाइट के पार्ट्स को नहीं देखे हैं, थियोलाइट को नहीं देखे हैं अभी तक, तो आपको एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, पहले से वीडियो बनी हुई है। तो या फिर आप सर्वेइंग सेकंड की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको थियोलाइट के बारे में पूरा आपको लाइव बताया गया है। थियोलाइट आपका क्या होता है, थियोलाइट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, थियोलाइट को फील्ड में आपको थियोलाइट को दिखाकर बताया गया है, और जो भी इसके एंगल हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, तो उसके बारे में भी पूरी डिटेल फील्ड में आपको बताई गई है। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी जाके सर्वेइंग सेकंड की देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, जो आपके संक्रामित थियोलाइट होते हैं यानी कि ट्रांजिट थियोलाइट होते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मुख्य भाग इनके होते हैं संक्रामित थियोलाइट के, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थियोलाइट बना हुआ है। ये आपको अगर थियोलाइट के पार्ट्स के बारे में आता है तो आप एग्जाम में ज़रूर बनाइए, ठीक है। इसमें आप सभी पार्ट्स को दिखाया गया है। ये आपका थियोलाइट होता है, यहाँ से हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग से। तो ये आपका थियोलाइट होता है, थियोलाइट का ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका टेलीस्कोप है थियोलाइट का, और इससे जो लाइन आपकी होके जाती है इसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है उसी को हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, इसी को हम लाइन ऑफ साइट भी बोल रहे हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोल रहे हैं। ये आपका टेलीस्कोप है, यही दूरबीन है, इसी के द्वारा हम देखते हैं। इसमें एक आई वेन और एक ऑब्जेक्ट वेन लगा होता है। ये आपका वर्टिकल सर्किल क्लैंपिंग स्क्रू है, जो वर्टिकल सर्किल होती है उसके लिए क्लैंपिंग स्क्रू है। यहाँ पर आपकी वर्टिकल सर्किल दिखाई गई है। ये आपका एल्टीट्यूड बबल है। वर्टिकल के लिए आपका एक लेवलिंग जो ट्यूब होता है वो अलग होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग होता है। इसमें दो सर्किल लगी होती है, एक वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार से पूरे पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है थियोलाइट के। तो यहाँ पर हम पूरी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं तो बस देख लेते हैं इनको। और अगर आपको डिटेल में देखनी है थियोलाइट के पार्ट्स के बारे में, आपको देखना है थियोलाइट आपका एक्चुअल में होता क्या है और उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये सभी पार्ट्स के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पार्ट्स को हम देखते हैं। थियोलाइट के जो पार्ट्स हैं आपके, उनके नाम हम जान लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इनके होते हैं। इसमें आपका ट्राईपार्ड होता है, ट्राईवैट होता है जिसको हम बेस प्लेट बोलते हैं, फुट स्क्रूज होते हैं, ट्राईब्रेच होते हैं, लेवलिंग हेड, स्पिंडल्स, लोअर प्लेट, अपर प्लेट जिस पे आपकी रीडिंग बनी हुई होती है, प्लेट बबल ट्यूब होता है, स्टैंडर्ड ए फ्रेम होता है, टेलीस्कोप लगा होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं, वर्टिकल सर्किल होता है, इसमें एल्टीट्यूड बबल होता है, प्लम बॉब होते हैं, फोक्सिंग स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू, क्लैंपिंग स्क्रू और टी फ्रेम। तो ये सभी पार्ट्स के नाम है थियोलाइट के, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि एग्जाम में पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सम टेक्निकल टर्म्स आर टर्मिनोलॉजी। जो आपके टेक्निकल टर्म जो यूज होते हैं आपके थियोलाइट चैप्टर में, थियोलाइट जब भी आप पढ़ते हैं तो इसमें आपके कुछ टेक्निकल टर्म यूज होते हैं। वो आपके टर्म क्या होते हैं, अगर उसका डिफिनीशन आपको पता होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो ये कुछ टर्म है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टर्म आपका क्षैतिज या ट्रूनियन अक्ष
यानी कि जो आपकी क्षैतिज अक्ष होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जिसको हम ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। तो दूसरा आपका है ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस, दूरबीन का अक्ष, ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लेवल ट्यूब का अक्ष जो आपका लेवल ट्यूब होता है उसका अक्ष, दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट, अक्ष रेखा जिसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं, केंद्रण आपका जिसको हम सेंटरिंग बोलते हैं, संक्रमण ट्रांजिटिंग, दूरबीन का क्षैतिज समतलन में घुमाव यानी कि स्विंगिंग, बायां फलक प्रेक्षण जो आपका फेस लेफ्ट होता है और फेस राइट होता है ऑब्जर्वेशन, दूरबीन का सीधा होना, दूरबीन का उल्टा होना और फलक बदलना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि ये सभी आपके टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो थियोडाइट में यूज होते हैं। तो इनका मतलब क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जो आपका क्षैतिज या ट्रूनियन अक्ष है, ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर फिगर में भी आपको दिखाया गया जो क्षैतिज और ट्रूनियन अक्ष होता है, तो यही आपका क्षैतिज अक्ष है जिसको हम ट्रूनियन एक्सिस भी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रूनियन एक्सिस बोलते हैं, जिसपे आपका क्या है कि थियोडाइट यहाँ से आपका कनेक्ट, ये जो आपका टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप आपका इस पर जिस पर रुकी हुई होती है उसी को हम क्षैतिज या ट्रूनियन एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस आपका क्या होता है, तो वर्टिकल एक्सिस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एक्सिस आपकी है वर्टिकल एक्सिस है। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का अक्ष, ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप की एक्सिस होगी, ठीक है, वो आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा है लेवल ट्यूब का अक्ष, जो लेवल ट्यूब की एक्सिस होगी वो हमारी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब कहलाएगी। दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट आपकी, जो आपकी लाइन जो भी हम टेलीस्कोप से होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ से जो हमारी आँख के द्वारा जो लाइन हमारी जाती है, ठीक है, तो उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जो रेखा गुजरती है, निकलती है वहाँ से और ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा अक्ष रेखा यानी कि कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपकी लगभग एक ही होती है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रण यानी कि सेंटरिंग, जो हम सेंटरिंग की भी व्यवस्था होती है, जब भी हम अपने ऑपरेटर्स को कहीं पर स्थापित करते हैं तो उसकी हम सेंटरिंग करते हैं, तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है उसका जो आपका ऑपरेटर्स होता है उसका सेंटर पॉइंट ज़मीन पर उतारना, वही हमारा सेंटरिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है संक्रमण यानी कि ट्रांजिटिंग, तो जो थियोडाइट होता है उसको हॉरिजॉन्टल जो उसका प्लेन है उसमें हम 180 डिग्री पर घुमाते हैं, तो उसको हम ट्रांजिटिंग यानी कि संक्रमण बोलते हैं। दूरबीन का क्षैतिज समतलन में घुमा, तो ये आपका हो गया स्विंगिंग, ठीक है। जो हमारा ट्रांजिटिंग है, जब हम दूरबीन को क्षैतिज समतल में घुमाते हैं तो हमारा स्विंगिंग कहलाता है, और जब हम उसको ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाते हैं तो उसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बायां फलक प्रेक्षण यानी कि जो आपका फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होगा, जब भी हम रीडिंग ले रहे होंगे, ठीक है, थियोडाइट पर रीडिंग पढ़ रहे होंगे, तो उस समय अगर हम रीडिंग जब पढ़ रहे हैं उस टाइम पे जो हमारी सर्किल है, वर्टिकल सर्किल है, अगर हमारे बाएं साइड में है, जिस टाइम हम रीडिंग पढ़ रहे होंगे उस टाइम हम देखेंगे कि सर्किल किस साइड में है। अगर बाएं साइड में होगी तो वो जो ऑब्जर्वेशन आपका होगा, वो जो हम रीडिंग लेंगे वो हमारी बाएं साइड की रीडिंग होगी, उसी को हम बायां फलक प्रेक्षण बोलते हैं। और जब हम रीडिंग ले रहे होंगे, अगर वर्टिकल सर्किल हमारे दाएं साइड में है तो उसको हम दायां फलक प्रेक्षण बोलते हैं। यानी कि वर्टिकल सर्किल जिस भी साइड में होती है आपके रीडिंग लेते टाइम, तो वही आपका ये टर्म हो जाता है बायां फलक या फिर दायां फलक। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का सीधा होना, दूरबीन का उल्टा होना, ठीक है, दूरबीन का सीधा होना, यानी कि जब भी हम ट्रांजिटिंग या स्विंगिंग करते हैं तो दूरबीन क्या होती है, आई वेन आपके अगर आई वेन आपके सामने है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वेन दूसरे साइड में है, तो इसका मतलब दूरबीन आपका सीधा है। अगर ऑब्जेक्ट वेन आपके सामने आ गई और आई वेन आपके पीछे हो गई, तो जैसे मान लीजिए अगर ये पेंसिल अगर है, ठीक है, पेंसिल में आप देख रहे हैं ये आपका आई वेन है और ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से खड़े होके, और आई वेन हमारे पास में ही है, ऑब्जेक्ट वेन दूसरे साइड में, तो ये आपका क्या है, दूरबीन सीधा है। अगर जब भी हम ट्रांजिटिंग स्विंगिंग करती है तो क्या होता है, कभी कभी आपका ऑब्जेक्ट वेन आपके सामने आ जाता है और आई वेन आपका दूसरे साइड में हो जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, दूरबीन का उल्टा होना। फलक बदलना क्या होगा, जब भी हम फेस चेंज करते हैं, जैसे आपका जब हम रीडिंग पढ़ रहे थे तो आपका क्या था, वर्टिकल सर्किल आपके लेफ्ट में थी, कभी आपके राइट में थी, तो जब हम इसको चेंज करते हैं लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, तो उसी को हम बोलते हैं चेंजिंग फेस, यानी कि फलक बदलना। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो भी टर्म आपके टेक्निकल टर्म दिए गए हैं इसमें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडाइट एंड दियर रिलेशन, जो आपके कुछ आपके फंडामेंटल एक्सिस है थियोडाइट के और उनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ये रिलेशन सही है तभी आपका जो आपके थियोडाइट होते हैं उसके जो एडजस्टमेंट होते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट, तो आपके सही होते हैं, तभी हम उससे कुछ वर्क जो भी वर्क करते हैं तो सही रीडिंग वगैरह हमारी मिल जाती है। अगर हमारा ये जो भी इनके एक्सिस हैं, अगर इनका रिलेशन आपस में सही नहीं है तो हमको परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखिए
ये सभी रेखाएं काल्पनिक होते हैं, जो भी आपके एक्सिस ऑफ थियोडाइट है, फंडामेंटल एक्सिस, तो ये सभी काल्पनिक होते हैं। थियोडाइट की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इन अक्षों का जानना अत्यंत जरूरी है। जो थियोडाइट की कार्यप्रणाली होती है, ठीक है, उसको समझने के लिए इन अक्षों का जानना हमको जरूरी होता है। अक्ष कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इनका आपस में रिलेशन होता है। तो जो सबसे पहला आपका है क्षैतिज या ट्रूनियन अक्ष, यानी कि हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन एक्सिस। ये आप जरूर याद रखेंगे कि जो क्षैतिज अक्ष है उसी को हम ट्रूनियन अक्ष भी बोलते हैं। तो जिस पे आपके टेलीस्कोप टिका होता है, ठीक है, ये टेलीस्कोप है और यहाँ पर आपके यहाँ से एक लाइन, ये आपकी एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, और इस पर आपका टेलीस्कोप क्या होता है, टिका होता है। तो इस प्रकार से ये जो लाइन जाती है वही हमारी क्षैतिज या ट्रूनियन एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक है, जो टेलीस्कोप का अक्ष होता है आपका, ठीक है, टेलीस्कोप से लंबवत होता है, वही हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष कहलाता है। ये आपका टेलीस्कोप है और ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या होगा, इसके जस्ट लंबवत होगा, तो वही हमारा ये आपका अक्ष जो होगा, देखिए ये टेलीस्कोप है और ये आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी जाएगी ये आपकी वर्टिकल एक्सिस कहलाती है और इस प्रकार से जो रहता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है। आप जब वीडियो देखेंगे थियोडाइट की जो वीडियो दिखाई गई है और उसमें सभी पार्ट्स के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से आपको डिटेल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अक्ष रेखा या दृष्टि रेखा, जो एक्सिस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब होती है। तो जो लाइन हमारी जाती है हमारी आँख के द्वारा, जब भी हम आई वेन से होते हुए ऑब्जेक्ट वेन को देखते हैं, तो जो लाइन हमारी आँख से निकल के जाती है, ठीक है, जो लाइन बनती है काल्पनिक रेखा होती है, तो उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और इन अक्षों में वांछित संबंध क्या है, तो इसको हम देखते हैं। ये आपके फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडाइट जो आपका टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब थियोडाइट अपनी पूर्तिया समंजन की अवस्था में होता है तो उसके मूल अक्षों में निम्नानुसार संबंध होते हैं। जब आपकी थियोडाइट जो है पूर्तिया समंजन की अवस्था में है, ठीक है, इनका जो एडजस्टमेंट है सही है, तो आपके जो भी इनके रिलेशन है वो सही प्रकार से होंगे। जैसे आपका पहला जो रिलेशन दिखाया जा रहा है, प्लेट पार्सल अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंब होनी चाहिए। जो प्लेट पार्सल अक्ष होगी वो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, वर्टिकल एक्सिस पर लंब होनी चाहिए। दूसरा आपका है क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंब होना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस पर लंब होना चाहिए। कैसे होगा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और ये आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर लंब है। तो ये आपका अगर इस प्रकार से है तो यानी कि आपका जो इनका रिलेशन है वो सही है, एडजस्टमेंट इनका सही है थियोडाइट का। नेक्स्ट हमारा है अक्ष रेखा क्षैतिज अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। जो अक्ष रेखा होती है, ठीक है, वो क्षैतिज अक्ष के यानी कि एक्सिस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब होती है, जो लाइन ऑफ साइट होती है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन की अक्ष व दृष्टि रेखा परस्पर संपाती होनी चाहिए। जो दूरबीन की अक्ष है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और जो लाइन ऑफ साइट है ये बिल्कुल कॉन्साइड, एक दूसरे के कॉन्साइड होनी चाहिए, संपाती होनी चाहिए, बिल्कुल एक लाइन ये प्रतीत होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ऊपरी पार्सल का अक्ष दृष्टि रेखा के समानांतर होना चाहिए। जो ऊपर हमारा पार्सल लगा होता है उसका अक्ष दृष्टि रेखा के समानांतर होना चाहिए। तो ये सभी थे आपके फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडाइट और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, तो ये भी हम देख लिए। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थियोडाइट पर पाठ्यांक पढ़ना। तो थियोडाइट पर जो पाठ्यांक हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो कैसे पढ़ते हैं, तो जो आपका थियोडाइट पर पाठ्यांक पढ़ना है इनको हम डिटेल में एक वीडियो, इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है सर्विंग सेकंड के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि थियोडाइट पर हम पाठ्यांक कैसे पढ़ते हैं। या फिर स्टाफ पर अगर आपको पाठ्यांक पढ़ने नहीं आता है तो स्टाफ पर, यानी कि जो आपका गज होता है, जो लेवलिंग करते हैं, जो स्टाफ हम यूज़ करते हैं, तो उस पर भी पाठ्यांक पढ़ने के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई गई है। तो सेपरेट वीडियो है स्टाफ पर पाठ्यांक कैसे पढ़े, थियोडाइट पर पाठ्यांक कैसे पढ़े, तो इसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इस वीडियो को पूरी डिटेल, ठीक है। ऐसे जनरली हम यहाँ पर बता देते हैं जो थियोडाइट आपका होता है, थियोडाइट पर हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं कि थियोडाइट पे आपके दो प्लेटें होती हैं। एक तो आपकी लोअर प्लेट होती है जिसको हम स्केल प्लेट या मेन प्लेट के नाम से जानते हैं, उस पर रीडिंग आपकी बनी होती है, उस पर हम डिग्री और मिनट में पढ़ते हैं। और जो आपके एक वर्नियर प्लेट लगी होती है, वर्नियर लगी होती है, उस पर हम मिनट और सेकेंड में पढ़ते हैं। और इन दोनों रीडिंग को पढ़ के एक बार की जो रीडिंग होती है हमारी, दोनों पर हम पढ़ते हैं, एक तो मेन स्केल पर और एक हमारा वर्नियर स्केल पर, दोनों की रीडिंग पढ़ के दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक फाइनल रीडिंग आपको मिलती है। और इसमें दो आपके वर्नियर लगे होते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्किल पे आपका ए और बी होता है और वर्टिकल सर्किल पे आपका सी और डी होता है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ते हैं तो दोनों की रीडिंग, हम दोनों वर्नियरों की रीडिंग एक साथ पढ़ते हैं। तो आपको ए पर भी पढ़ना होगा, बी पर भी पढ़ना होगा, और दोनों में जो डिफरेंस होता है 180 डिग्री का होता है। यानी कि जब भी आप ए पर रीडिंग पढ़ रहे हैं तो आपका 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री पर सेट किए हुए हैं वर्नियर ए पर, तो वर्नियर बी पे आपका जो रीडिंग होगा 180 डिग्री ऑटोमेटिक होना चाहिए, आना चाहिए। अगर आपकी रीडिंग 180 डिग्री नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ मिस्टेक है, ठीक है, कुछ एरर है वहाँ पे।
क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही जब भी आप अगर ए पर रीडिंग 10 डिग्री पड़ रहा है तो बी पर रीडिंग आपकी 190 डिग्री आनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों वर्नियर पर हम साथ साथ रीडिंग पढ़ते हैं और उनको हम उनका एवरेज निकाल लेते हैं। उसके बाद से कैलकुलेशन करके जो भी आप एंगल हमको मेजर करना होता है वो एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस थियोडाइट पर रीडिंग पढ़ने का। लेकिन डिटेल वीडियो के लिए, ठीक है, डिटेल समझने के लिए अगर थियोडाइट पर रीडिंग पढ़ना आपको नहीं आता है या फिर स्टाफ पर रीडिंग पढ़ना नहीं आता है तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं थियोडाइट के समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडाइट। जो आपका थियोडाइट का समायोजन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप ऑपरेटर्स को, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसको कहीं पर भी हम सेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसका समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कोई काम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो थियोडाइट में 2 प्रकार के समायोजन होते हैं। पहला तो आपका है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट जिसको हम अस्थायी समायोजन बोलते हैं, और दूसरा हमारा है स्थायी समायोजन जिसको हम परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है, अस्थायी समायोजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन जो स्थायी समायोजन होता है, आपका परमानेंट एडजस्टमेंट होता है, वो क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो आपका स्थायी समायोजन होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट, जो अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, एक्सिस ऑफ थियोडाइट और उनका आपस में जो रिलेशन था, तो वही आपका स्थायी समंजन होता है। अगर उस उनका रिलेशन आपस में अगर बिगड़ जाता है तो हमको इस परमानेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। बार बार आपको ये नहीं करना होता। अगर एक बार कर लिए, कुछ सारी चीज़ें सही है तो हमको बार बार करने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट कहीं पर यूज़ करते हैं, कहीं पर स्थापित करते हैं, ठीक है, कोई भी सर्वे कार्य स्टार्ट करते हैं, तो हम हर बार जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे, सेट करेंगे, तो हमको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट जो होता है हमको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर जगह हम क्या करते हैं, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ही करते हैं। और इसमें क्या क्या करना होता है तो ये हम देखेंगे इसमें आगे। तो चलिए देखते हैं अस्थायी जो समंजन होता है उपकरण के प्रत्येक स्थापन, यानी कि जब भी हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी कहीं पर भी सेटिंग कर रहे हैं तो हमको अस्थायी समंजन की जरूरत पड़ती है, किस समय आवश्यक होता है। इसके बिना कोई प्रेक्षण मापन कार्य शुद्ध नहीं हो सकता। ये समंजन उपकरण के प्रेक्षण मापन से पहले किए जाते हैं, जबकि स्थायी समंजन की तभी आवश्यकता होती है जब उपकरण के मूल अक्षों के संबंध गड़बड़ा जाते हैं, यानी कि जो मूल अक्ष के संबंध है अगर वो बिगड़ जाते हैं तभी हमको स्थायी समंजन की आवश्यकता होती है। अन्यथा जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को कहीं पर भी सेट करते हैं तो हर जगह हमको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट, रीडिंग लेने से पहले हमको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये हम नहीं करते हैं टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट तो आपका क्या होता है कि जो रीडिंग होती है वो सही नहीं आती है। तो चलिए हम देखते हैं जो अस्थायी यानी कि टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस हमको करने होते हैं। तो ये जो आपका अस्थायी समंजन है इसमें 3 हमको क्रियाएं करनी पड़ती है, 3 स्टेप्स इसमें होते हैं। पहला आपका होता है सेंटरिंग जिसको हम केंद्रण बोलते हैं, दूसरा है लेबलिंग जिसको हम समतलन बोलते हैं, और तीसरा हमारा है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स यानी कि लंबन का निराश। तो ये हमारे होते क्या है तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा सेंटरिंग है, तो जब भी हम कहीं पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटरिंग करते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का सेंटर होता है उसको हम क्षेत्र में अपने फील्ड में उतारते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सेंटरिंग, प्लम बॉब की मदद से हम सेंटरिंग कर लेते हैं। दूसरा हमारा है लेवलिंग यानी कि समतलन, जो हमारा बबल ट्यूब लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट में, तो वो बबल ट्यूब में जो बबल बना होता है अगर बबल सेंटर में आ जाता है तो वहाँ से हमारा लेवलिंग हो जाता है। तो जब हम सेंटरिंग करते हैं साउल की मदद से, तो सेंटरिंग करके और एक पेग लगा के हम वहाँ पर सेंटर अपना सेट कर लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो आपके इंस्ट्रूमेंट के ट्राइपॉड होते हैं उसको हम घुमा के और थोड़ा बहुत लेवलिंग भी कर लेते हैं वहाँ से। लेकिन कंप्लीट लेवलिंग आपका क्या होता है, फुट स्क्रू की मदद से करते हैं। जो आपका थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बचा रहता है लेवलिंग का, तो उसको सही तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फुट स्क्रू 3 आपके स्क्रू लगे होते हैं, जो वीडियो आपको मिलेगी थियोडाइट के पार्ट्स की, तो उसमें सभी चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई हैं। तो उसमें जो फुट स्क्रू आपके 3 लगे होते हैं, समतलन स्क्रू जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको घुमाकर और पूरा हम लेबल कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा बबल सेंटर में आ जाता है तो आपका लेबलिंग सही तरीके से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ये जो प्रोसेस है इनका, सेंटरिंग पहले करते हैं, फिर लेबलिंग करते हैं, फिर हम एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स करते हैं। तो ये जो क्रम है, ये क्रम भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपके एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि इनका सही क्रम क्या है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। जब भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटरिंग करेंगे, पहले लेबलिंग नहीं करेंगे, पहले हम सेंटरिंग करेंगे, फिर हम लेवलिंग करेंगे, फिर हम एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स क्या होता है कि जब भी हमारा क्या होता है, जो भी हमारा टेलीस्कोप है उसमें कुछ डायफ्राम बने होते हैं तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते, या फिर जब भी हम टेलीस्कोप से कोई भी टारगेट को देखते हैं तो आपका क्या होता है, हिलता हुआ नजर आता है, कोई भी रीडिंग हमको सही नहीं दिखती है। तो उसको सही करने के लिए यानी उसको फोकस करते हैं हम, फोकसन स्क्रू को घुमा के, और उसका फोकस हम सही कर लेते हैं। जब आपका फोकस सही हो जाता है तो ये आपका
जो प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट है, इसमें 3 प्रोसेस हमको करने पड़ते हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। तो ये आपका डिटेल में था और ये आपके एग्जाम में भी पूछता है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट क्या होता है और इसको डिटेल में बताइए। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा उसको हम देखते हैं, क्षैतिज कोण मापना, टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। थियोलाइट की मदद से हम हॉरिजॉन्टल एंगल को कैसे मेजर करेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे मेजर किया जाता है। जो आपका क्षैतिज कोण हम मेजर करते हैं उसकी 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं। तो 3 कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला आपका है जनरल मेथड, जिसको हम ऑर्डिनरी मेथड भी बोलते हैं, सामान्य विधि। दूसरा हमारा है रिपीटिशन मेथड, जिसको हम आवृत्ति विधि बोलते हैं। और तीसरा हमारा है रिट्रेशन मेथड, जिसको हम पुनरावलोकन विधि बोलते हैं। तो ये आपके 3 मेथड है जिसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं थियोलाइट की मदद से। तो इस पर भी डिटेल वीडियो आपकी बनी हुई है, सर्वेइंग 2 की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम इनको करते हैं। तो डिटेल के लिए आप देख सकते हैं, आपको फील्ड में थियोलाइट की मदद से बताया गया है कि किस प्रकार से हम इनका हॉरिजॉन्टल एंगल जो मेजरमेंट करते हैं थियोलाइट की मदद से किस प्रकार से करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारे 3 मेथड हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के। सबसे पहला हमारा सामान्य विधि, आवृत्ति विधि और पुनरावलोकन विधि। तो नाम से स्पष्ट है, जो हमारी सामान्य विधि है, जनरल मेथड है। तो इसमें क्या होता है, ये फिगर आपको जो दिख रहा है, 2 पॉइंट आपके फील्ड में होंगे, P और R, ये 2 पॉइंट है, और Q आपका एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पहले हम सेट कर लेंगे, इनका टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कर लेंगे, सेंटरिंग, लेवलिंग कर लेंगे, और इनका एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स अगर है तो उसको भी सही कर लेंगे। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको 0 0 पर सेट करते हैं, P पॉइंट पर इसको टारगेट करके। ठीक है, यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड लगाएंगे, यहाँ पर भी एक रेंजिंग रॉड लगाएंगे, और इधर हम 0 0 पर सेट कर लेंगे। और एक बार हम इधर यहाँ घुमाकर, ठीक है, अपने टेलीस्कोप को R को टारगेट करके, और यहाँ पर भी जो रीडिंग आएगी उसको हम दोनों वर्नियरों पे पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एंगल अगर हम मेजर कर रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल सर्किल हमारी थियोलाइट में बनी हुई है उस सर्किल पर हमको रीडिंग पढ़नी है, वर्टिकल पर नहीं पढ़नी है। तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सर्किल पर हम रीडिंग पढ़ लेंगे, इनको टारगेट करके दोनों पॉइंट को, और उसके बाद से जो कैलकुलेशन वगैरह है उसको हम करके वहाँ से हम ये एंगल कोण जो आपका एंगल दिया है PQR, इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया जनरल मेथड। केवल एक बार हम इस पर रीडिंग लेते हैं, एक बार P पर और एक बार R पर। इस प्रकार से एक बार में हम रीडिंग ले लिए, आपका हो गया जनरल मेथड। दूसरा जो हमारा होता है आवृत्ति विधि यानी कि रिपीटिशन मेथड। तो नाम से स्पष्ट है, रिपीटिशन यानी कि रिपीट करते हैं इसमें। तो इसमें भी आपका वही प्रोसेस है, 2 पॉइंट आपके हैं P और R, एक आपका सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, इसका हम टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, P पॉइंट को टारगेट करेंगे, ठीक है, 0 0 पर सेट करके हम P पॉइंट पे टारगेट करेंगे। यहाँ की जो रीडिंग होगी उसको हम पढ़ लेंगे, दोनों वर्नियर पे पढ़ेंगे, A पर भी और B पर भी। हॉरिजॉन्टल सर्किल पर हम रीडिंग पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, दूरबीन को घुमा के इधर R पर टारगेट करेंगे, और यहाँ से भी जो रीडिंग होगी उसको भी हम पढ़ लेंगे। ये हो गया आपका एक बार का रीडिंग। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने टेलीस्कोप को P पर सेट करेंगे और वहाँ से जो रीडिंग आएगी उसको पढ़ेंगे। फिर हम R पर सेट करेंगे, वहाँ की रीडिंग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम एक तीसरी बार भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम P पर घुमाएंगे और यहाँ की रीडिंग पढ़ेंगे, R पर घुमाएंगे, यहाँ की रीडिंग पढ़ेंगे। इस प्रकार से 3 बार हम रीडिंग ले रहे हैं, यानी कि बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी प्रोसेस को, जिससे क्या होगी कि आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। जो 3 बार रीडिंग होगी उस तीनों रीडिंग को ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, उनका जो एवरेज निकालेंगे, तो वहाँ से आपकी जो होगी, इससे जनरल मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट आपका जो वैल्यू होगी यहाँ से प्राप्त होगी रिपीटेशन मेथड से। तो वही मेथड आपका होता है, इसमें हम रिपीट करते हैं। तो ये आपका हो गया रिपीटेशन मेथड। तीसरा हमारा है पुनरावलोकन विधि यानी कि रिट्रेशन मेथड। तो ये आपका क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक सेंटर पॉइंट से चारों तरफ जो हमारे पॉइंट लगे होते हैं फील्ड में उनकी हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक सेंटर पॉइंट, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, और 2-4 आपकी रीडिंग यहाँ पर जो पॉइंट है फील्ड में हमको मिले हुए होते हैं, सब पर हम रेंजिंग रॉड लगा लेते हैं, और यहाँ से हम इनको टारगेट करते हुए A को टारगेट करके यहाँ की रीडिंग पढ़ लेते हैं, B की टारगेट करके यहाँ की रीडिंग पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से इसको टारगेट किए, इसको टारगेट किए, सबकी रीडिंग हम पढ़ लिए एक पॉइंट से। तो ये आपका होता है रिट्रेशन मेथड, या फिर इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 मेथड है आपके हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के, जिसके द्वारा हम एंगल को मेजर करते हैं थियोलाइट की मदद से। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप इतना ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऊर्ध्वाधर कोण मापना, यानी कि मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल। अब हम जो थियोलाइट की मदद से हॉरिजॉन्टल एंगल तो मेजर कर लिए हैं, अब वर्टिकल एंगल हमको कैसे मेजर करना है, तो ये भी हम देखते हैं।
इसमें हम क्या करेंगे, आपके कुछ टर्म आते हैं ऊर्ध्वाधर कोण यानी कि वर्टिकल एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। जो आपके ऊर्ध्वाधर कोण होते हैं, वर्टिकल एंगल होते हैं, क्षैतिज समतल तथा नत दृष्टि रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर समतल में बने कोण को हम ऊर्ध्वाधर कोण बोलते हैं। तो क्षैतिज समतल होता है तथा नत दृष्टि रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर समतल में जो कोण बनता है उसी को ऊर्ध्वाधर कोण यानी कि वर्टिकल एंगल बोलते हैं। दूसरा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यदि लक्ष्य बिंदु क्षैतिज समतल से ऊपर स्थित है तो बनने वाला कोण आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यदि लक्ष्य बिंदु क्षैतिज समतल से नीचे स्थित है तो उसको बनने वाला कोण हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो ये होता है कि आपका कैसे हम पता करेंगे कि आपका वर्टिकल एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वर्टिकल एंगल तो हम पढ़ लिए, इसमें दो टर्म आते हैं, एक तो आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि लक्ष्य बिंदु, ठीक है, ये आपका लक्ष्य बिंदु है, क्षैतिज समतल से ऊपर स्थित है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर अगर ये बिंदु स्थित है तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो आपका ये एंगल बनेगा, यानी कि इस क्षैतिज समतल से ऊपर स्थित है ये लक्ष्य बिंदु, तो ये आपका जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर ये आपका जो टारगेट बिंदु है, लक्ष्य बिंदु अगर क्षैतिज समतल से नीचे स्थित है तो यहाँ से हम इधर देखेंगे, ठीक है, इधर नीचे की तरफ हमारी लाइन आएगी, जो नत दृष्टि रेखा होगी नीचे की तरफ आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो टर्म थे आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये जो आपका यहाँ से दिख रहा है यही हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाता है, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा होती है और नत दृष्टि रेखा होती है, इनके बीच का जो कोण होता है, चाहे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल ही कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेक्षण रेखाओं का विस्तार करना। सर्वेक्षण रेखाओं का हम विस्तार कैसे कर सकते हैं, टर्म कुछ टर्म आपके इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पूछेगा कि जो सर्वेक्षण रेखाओं का विस्तार थियोडाइट की मदद से कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक्सटेंड ऑफ लाइन भी बोलते हैं, प्रोलॉन्गिंग ऑफ ए लाइन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या फिर आगे के साइड में या फिर पीछे के साइड में। तो हम कैसे इनका विस्तार करेंगे, तो देखिए सर्वेक्षण क्षेत्र में एक एबी रेखा स्थित है, एक रेखा स्थित होती है, इसे बी की दिशा में आगे बढ़ाना है, या फिर इधर हम आगे बढ़ा सकते हैं या फिर इधर पीछे की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका होता कैसे हम आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपकी ए बी रेखा मिली हुई है तो इसमें हम बी पर अपने इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, ठीक है। बी पर इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद जो भी सेटिंग होगी सेटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम इनके पीछे जो ए पॉइंट हमारा है इसको देखेंगे, और यहाँ पर जो आपका रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, कोई भी टारगेट है तो इसको हम देखेंगे, और यहाँ से अपने जो टेलीस्कोप होगा उसको हम सेट करेंगे, ठीक है। और सेट करने के बाद इसको घुमा के हम आगे की तरफ देखेंगे, और यहाँ पर अपना रेंजिंग रॉड लगाएंगे। अगर रेंजिंग रॉड आपकी इस लाइन के बिल्कुल सीध में आ जाएगी, यानी कि आपके टेलीस्कोप से दिखेगी, तो वहाँ पर रेंजिंग रॉड को लगा देंगे और एक पॉइंट आपके यानी कि उतनी दूरी तक अपनी लाइन को बढ़ा लेंगे आगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे भी लाइन अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पे सी पॉइंट हमको मिल गया, सी पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, सी से पहले बी को टारगेट करेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे इधर से, उसके बाद से हम क्या करेंगे आगे फिर हम इसको थियोडाइट की मदद से आगे देखेंगे, और यहाँ पर रेंजिंग रॉड हम घुमाते हुए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेंजिंग रॉड लगाएंगे, जहाँ पर आपका रेंजिंग रॉड बिल्कुल इसकी सीध में आ जाए, आपका टेलीस्कोप से दिखाई दे, तो वहाँ पर भी हम एक पॉइंट लगा लेंगे, वो पॉइंट आपका डी हो जाएगा, और वहाँ तक इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी लाइन आपके पास है तो उस लाइन को हम आगे या पीछे की तरफ हम बढ़ा सकते हैं थियोडाइट की मदद से। तो ये आपका प्रोसेस है, इस प्रकार से हम लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, किसी रेखा का चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करना। जो चुंबकीय दिक्मान होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है आपकी, तो ये आप सर्विंग फर्स्ट में भी पढ़े हुए हैं। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, आपके थियोडाइट की मदद से। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी रेखा का चुंबकीय दिक्मान हम कैसे ज्ञात करेंगे थियोडाइट की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका सर्वेक्षण क्षेत्र है, सर्वेक्षण क्षेत्र में थियोडाइट से किसी सर्वेक्षण रेखा का दिक्मान ज्ञात करने के लिए उपकरण के स्टैंडर्ड यानी कि जो उसका ए फ्रेम होता है उसके साथ कंपास लगाया जाता है। जब आपका कंपास लगा होता है थियोडाइट में तभी हम चुंबकीय दिक्मान ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि जो चुंबकीय दिक्मान है कंपास की मदद से हम ज्ञात करते हैं। तो सर्वेक्षण क्षेत्र का जो ए फ्रेम होता है आपका, जहाँ पर आपके टेलीस्कोप लगे होते हैं और उसका जो फ्रेम होता है उसमें हम क्या करते हैं, कंपास लगाते हैं, तब हम इससे चुंबकीय दिक्मान ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात कैसे करेंगे, ऐसे मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर जो कंपास आपका होगा, कंपास को हम ऐसे घुमाएंगे कि उसका जो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, जो आपका 0 और 90 डिग्री होता है बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाए। जब नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा तो वहाँ से हम बी की तरफ
यहाँ से बी की तरफ हम जो भी आपका बी पॉइंट है उसको हम टारगेट करेंगे और वहाँ की रीडिंग हम दोनों वर्नियरों पे पढ़ लेंगे, वर्नियर ए और बी पर, और उसके बाद से हम एंगल जो मिलेगा आपको वहाँ से कैलकुलेशन के बाद वो आपका एंगल हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, वही आपका यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन से कोई भी एंगल हम ज्ञात करते हैं तो हमारा बियरिंग कहलाता है, दिक्मान कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कंपास अगर लगा होता है तो उससे हम ये ज्ञात कर लेते हैं किसी रेखा का चुंबकीय दिक्मान। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू फाइंड आउट ऑफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे हम ज्ञात करेंगे। इसमें दो केसेस हैं आपके। ठीक है, दो मेन केसेस हैं। जब हम क्या करते हैं, जो आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, वहाँ तक अगर हम आसानी से पहुँच जाते हैं, जो उनकी आधार होती है, ठीक है, बेस तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। अगर हम आधार तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे जो हाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट हमको ज्ञात करनी है और इसका ये बेस है, तो अगर हम यहाँ से बेस तक, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, अगर इस बेस तक हम पहुँच जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे और इसकी हाइट हम ज्ञात कर लेंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बेस जो इसका है, यहाँ पर कोई तालाब वाला आ गया तो हम इसके क्या करें, बेस हम नहीं, जो आपका आधार लाइन है यानी कि जो डी की वैल्यू है ये हम नहीं ज्ञात कर सकते आसानी से चेन या टेप की मदद से, तो हम कैसे इसकी हाइट ज्ञात करेंगे। तो दोनों केसेस में आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हम थियोडाइट की मदद से कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला आपका है गम्य बिंदु पर स्थित किसी लक्ष्य की ऊंचाई ज्ञात करना। तो जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उसके आधार तक, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला दिया गया, टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल एच इक्वल टू एच स्मॉल एच प्लस स्मॉल एच वन। तो ये आपका स्मॉल एच है ये वाला, ठीक है, ये आपका स्मॉल एच वन है, ये आपका कैपिटल एच, यानी कि टोटल हाइट ये है। टोटल हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू एच प्लस एच वन हो जाएगा, जबकि एच इक्वल टू क्या होता है, डी इंटू टेन अल्फा। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये डी है तो ये भी आपका डी होगा, दूरी होगी, यहाँ से आता है, और ये आपका एक एंगल दिया गया है तो एच इक्वल टू डी टेन अल्फा आपका हो सकता है यहाँ से। ठीक है, यानी कि टेन अल्फा की अगर हम वैल्यू निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपन आधार, यानी कि लंब आपका क्या है, एच है, आधार आपका डी है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी। ठीक है, यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो एच इक्वल टू क्या होगा, डी टेन थीटा। तो इस प्रकार से हमको ये मिल गया एच इक्वल टू डी टेन अल्फा। तो इसकी एच की वैल्यू क्या हो सकती है, डी टेन अल्फा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे और यहाँ से जो हमारा फार्मूला मिलेगा इससे हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एच वन भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमको कैपिटल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइट हम निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जब उसके आधार तक पहुँचना संभव हो। तो इस केस में हम ऐसे निकालते हैं। इस फिगर को भी हम समझ लेते हैं। फिगर आपका क्या दिखाया गया है, फिगर में ये आपका एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ये मीनार है, चिमनी है, इसकी हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, टोटल हाइट आपका कैपिटल एच है, इसको हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट है, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी एच वन। इसको हम क्या करेंगे, बी एम प्लस बी एस को जोड़कर, जो बी एम आपका होगा और बेंच मार्क होगा, और उसमें हम बैक साइड की जो रीडिंग लेंगे, इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकाल लेंगे। जो आप पिछले वीडियो में पिछले जो आपका सर्विंग फर्स्ट का सब्जेक्ट था उसमें पढ़े होंगे इंस्ट्रूमेंट की हाइट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से बी एम प्लस बी एस को ऐड करके हम एच वन निकाल लेंगे, ये आपको मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट की हाइट। उसके बाद से हमको क्या करना है, ये एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल हम क्या करें, थियोडाइट की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये एंगल हमको मिल जाएगा, और एंगल अगर मिल गया है और ये डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं टेप या चेन के द्वारा, क्योंकि जो पहला आपका ये केस है वो आपका आधार तक पहुंचना संभव है। तो आधार तक की दूरी हम क्या कर सकते हैं, टेप या चेन के द्वारा डी हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से थीटा भी मिल गया, डी भी मिल गया और ये एच वन भी मिल गया। तो जो टोटल हमारा एच है, कैपिटल एच है, तो कैसे निकालेंगे, एच इक्वल टू एच प्लस एच वन। तो ये एच वन हमको मिला हुआ है, ये एच हमको निकालना है। तो इस एच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर टेन थीटा हम निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी होगा, और यहाँ से एच की वैल्यू हम अगर निकालें तो एच इक्वल टू डी टेन थीटा होगा, या फिर अल्फा होगा, थीटा या अल्फा जो भी हो एंगल। तो एच इक्वल टू डी टेन अल्फा हो गया। और ये जो इक्वेशन हमको मिला हुआ है, एच की वैल्यू मिली हुई है, उसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे एच की वैल्यू यहाँ पर। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा एच इक्वल टू डी टेन अल्फा प्लस एच वन। डी की वैल्यू आपको मिली हुई है, टेन अल्फा की वैल्यू मिली हुई है, एच वन की वैल्यू मिली हुई है। तो यहाँ से हम कैपिटल एच यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आपकी है उसकी हाइट हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं जब हम आधार तक पहुँच सकते हैं तब। दूसरा जो हमारा केस है,
आगम्य बिंदु पर स्थित किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि जिसके आधार तक पहुंचना संभव नहीं है तो उसकी हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जब आपका आधार तक पहुंचना संभव नहीं हो तो इसमें आपके 3 केस बनते हैं, ठीक है। इसमें 3 केस कौन कौन से हैं। पहला आपका है जब एच बी इज लेस देन एच ए, ठीक है। वेन द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ए इज हायर देन इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन बी। 2 जगह हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, इस केस में 2 जगह हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। तो जब आपका एच बी जो होगा, बी वाला जो स्टेशन होगा ए से आपका छोटा होगा। दूसरा केस है जब बी वाला आपका ए से बड़ा होगा और जब दोनों बराबर होंगे, यानी कि जो दोनों इंस्ट्रूमेंट हम रख रहे हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट आपका बी वाला ए से छोटा है जब बी वाला ए से बड़ा है, या फिर ए और बी दोनों इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हाइट है उसकी बराबर है। तो इन तीनों केस में क्या फार्मूला होगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा केस है एच बी इज लेस देन एच ए, यानी कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर रख रहे हैं ए पॉइंट पर, एक इंस्ट्रूमेंट हम रख रहे हैं बी पॉइंट पर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट हमको निकालनी है। तो डिस्टेंस आपका वही होगा, इन दोनों इंस्ट्रूमेंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी स्मॉल डी होगी, और यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होगी वो आपकी कैपिटल डी होगी। ये आपकी जो लाइन आ रही है, यानी कि जो आपका बी वाला पॉइंट है, बी वाला इंस्ट्रूमेंट है, इससे जो लाइन आपकी आएगी लाइन ऑफ साइट, ये आपकी टी बी होगी, और जो आपकी ए वाली है उससे जो लाइन आएगी टी ए होगी, ठीक है। ये आपका टोटल हाइट है एच, कैपिटल एच। यहाँ से जो ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट से जो आपकी एंगल बनेगी वो आपका θ2 होगा। ए पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो आपका θ1 होगा। 2 जगह हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर स्थापित करते हैं। ये आपका जो बी वाली लाइन है, ठीक है, इनकी जो डिस्टेंस है एच बी है, और ए वाली लाइन है, ये जो लाइन जा रही है तो ये आपकी टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो ये आपकी एच ए है, यानी कि एच ए आपका क्या है एच बी से बड़ा है, एच बी आपका एच ए से छोटा है, एच बी लेस देन एच ए। और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है, अगर एच ए से एच बी हम माइनस करें तो ये आपका हो जाएगा एच डी, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका। तो इस प्रकार से 2 जगह इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या है, केस हमारा है एच बी इज लेस देन एच ए, या आपका बी क्या है ए से छोटा है। तो इस केस में हमारा जो फार्मूला बनेगा, अगर इस प्रकार का कोई केस है आपका, तो उसमें जो फार्मूला हम ये यूज करेंगे, θ1 θ2 आपको मिल जाता है, एच बी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, डी tan θ1 प्लस इंटू tan θ2 अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1 प्लस एच बी, ठीक है। एच बी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी और θ1 θ2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही बस ये 3 चीज़ें हमको चाहिए। डी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। इनके बीच की दूरी, ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट हम रख रहे हैं इनके बीच की दूरी तो हमको मिल जाएगी, ये हम टेप या चेन के द्वारा मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये दूरी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये दूरी तो हमको मिली ही होती है, यही हमको यूज़ भी करना है फार्मूले में। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस केस में जब आपका एच बी आपका एच ए से छोटा हो तो हम इस फार्मूले की मदद से हाइट निकाल लेते हैं जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी। नेक्स्ट हम केस देखते हैं। नेक्स्ट आपके 2 केस और इसमें बन रहे हैं। एक आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब एच बी इज ग्रेटर देन एच ए, यानी कि एच बी जो है आपका एच ए से बड़ा है, कुछ आपका इस प्रकार से है जो भी आपका लेवल है, और एच बी आपका यहाँ पर है, एच ए आपका यहाँ पर, यानी कि एच ए आपका नीचे है, एच बी आपका ऊपर है। तो एच ए की जो लाइन ऑफ साइट होगी ये आपकी यहाँ तक होगी, और यहाँ की जो डिस्टेंस होगी एच ए आपकी ये होगी। एच बी की जो लाइन ऑफ साइट होगी आपकी यहाँ तक होगी, यानी कि एच बी की जो डिस्टेंस है ये है। तो ये क्या है, एच ए क्या है आपका एच बी से छोटा है, ये पूरा एच ए है और ये एच बी है और ये आपका एच ए है, ठीक है। हाइट ऑफ ए हाइट ऑफ बी। तो इस प्रकार से, और ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है एच बी में से अगर एच एम माइनस करें, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका एच डी होता है। ये आपका टोटल हाइट एच है, ये आपका ऑब्जेक्ट है टी। यहाँ से जो एंगल आपको मिल रहा है वो आपका θ2 है बी से, और ए से जो एंगल मिलेगा वो θ1। ये तो आपका सेम ही होगा, ए से एंगल आपका θ1 होगा, बी से एंगल आपका θ2 होगा। तो इसमें क्या है, एच बी क्या है, ये बी वाला पॉइंट क्या है ए से बड़ा है। तो उस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी tan θ1 इंटू tan θ2 अपॉन tan θ1 माइनस tan θ2 प्लस एच बी। आपका क्या सारी चीज़ें सेम है, केवल आपके यहाँ पर पहले वाले में क्या था, tan θ2 माइनस tan θ1 था, इसमें क्या है tan θ1 माइनस tan θ2 है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले की मदद से, फार्मूला आपको केवल ध्यान देना है, इस फार्मूले की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है इंपॉर्टेंट है, जो आपका यही बार बार हमको करने को मिलता है। केस हमको तीनों समझना चाहिए लेकिन ये हमको ज़्यादातर करने को मिलता है। तो जो आपका मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ज्ञात करनी है और जो आपका लेवल है बिल्कुल समान है। यहाँ पर भी हम, क्योंकि यहाँ तक दूरी तक हम पहुँच नहीं सकते, इसकी डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, दो जगह इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करते हैं, एक तो ए पॉइंट पे, एक तो बी पॉइंट पे, ठीक है। और इनका क्या है, लेवल समान है, ठीक है, हाइट इनकी सेम है। यहाँ से जो एंगल जाएगा आपका ए से θ1 होगा, बी से जो जाएगा वो आपका θ2 होगा, और ये आपका टोटल जो हाइट है एच है, यही हमको ज्ञात करना है। और इनका जो आपका क्या है, एच ए और एच बी दोनों बराबर है, तो स्मॉल एच हम इसको जानेंगे, ठीक है, स्मॉल एच से जानेंगे इसको। तो इसमें जो फार्मूला आपका क्या है, एच इक्वल टू डी tan θ1 इंटू tan θ2, फार्मूला आपका वही है tan θ2 माइनस tan θ1। यहाँ पर tan θ2 माइनस tan θ1 है, प्लस एच होगा, क्योंकि इसमें एच ए और एच बी नहीं है, एच ए और एच बी दोनों बराबर है एच के, तो इसलिए हम एच की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, जो आपका ये एच है, ठीक है। तो ये फार्मूला है तीसरे केस में। तो θ1 आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू टी, θ2 आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी टू टी। एच आपका तलांतर है, यहाँ पर जो एच है आपका तलांतर है, और जो उन दोनों केस में आपका एच डी था वो आपका तलांतर था, ठीक है, डिफरेंस था दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। डी आपका क्या है, दोनों उपकरण स्टेशन के मध्य क्षैतिज दूरी है। जो स्मॉल डी है इसकी वैल्यू तो हमको पता रहती है, टेप या चेन के द्वारा हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा स्थापित करें, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका दोनों उपकरण स्टेशन के मध्य की क्षैतिज दूरी होती है। और ये आपका क्या होता है, डी, कैपिटल डी क्या होता है, बिंदु पी तथा क्यू के बीच की क्षैतिज दूरी है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि तीन केस होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ज्ञात करना है तो तीन केस बनते हैं। जहाँ तक हम उनके आधार तक अगर नहीं पहुँच पाते तो उस केस में हमारे तीन केस बनते हैं। और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूले क्या होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको बता दी गई। ट्रिवर्सिंग के पहले हमको ये पढ़ना है, भूवक्रता तथा अपवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो इनका प्रभाव क्या होता है, भूवक्रता और अपवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो यदि दूरी डी अधिक है, ठीक है, जो दूरी आपकी डी, अभी जो हम पढ़ रहे थे, जो भी हम हाइट निकाल रहे थे ऑब्जेक्ट की, तो उससे रिलेटेड है ये। यदि दूरी आपकी डी अधिक है, जो डी हम पढ़ रहे हैं, तो भूवक्रता तथा अपवर्तन प्रभाव जिनका सम्मिलित प्रभाव आपका क्या होता है, 0.063 डी/1000 स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर होता है, उपरोक्त में जोड़ा जाता है। यदि जो दूरी आपकी डी अधिक होती है तो इनको हम जोड़ते हैं। डी आपका क्या है, यहाँ पर मीटर में दिया गया है, अगर किलोमीटर में डायरेक्ट अगर मान लीजिए डी की वैल्यू दी गई 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम डी/1000 नहीं करेंगे, केवल डी रखेंगे। किलोमीटर में अगर देगा तो, अगर मीटर में दे रहा है तो डी बाई हम 1000 करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका डी अधिक है तो हम क्या करते हैं, सम्मिलित प्रभाव को उसमें ऐड कर देते हैं। परंतु 200 मीटर से कम दूरी के लिए भूवक्रता तथा अपवर्तन प्रभाव जो 0.003 मीटर बनता है, छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपकी दूरी 200 मीटर से कम है, ठीक है, डी की वैल्यू 200 मीटर से कम है, तो ये प्रभाव हम छोड़ देते हैं, इसको ऐड नहीं करते। अगर 200 मीटर से अधिक है, दूरी अधिक होती है, तो उसमें हम यहाँ से वैल्यू निकाल कर और उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपका भूवक्रता तथा अपवर्तन होता है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आपका ये जो आपका फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर किलोमीटर में दे रहा है तो आपका जो होगा 0.0673 डी का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ये आपका मीटर में दिया गया है, तो डी/1000 हम कर लें, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपके होते हैं। नेक्स्ट हमारा है एरर्स इन थियोडलाइट। थियोडलाइट में कौन कौन से एरर होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। थियोडलाइट एक बहुत ही परिशुद्ध उपकरण है। थियोडलाइट से सर्वेक्षण करते समय विभिन्न संभावित त्रुटियों को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो थियोडलाइट से जो आपकी त्रुटियां होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं। एरर्स जो होते हैं 3 प्रकार के एरर्स हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। सभी चैप्टर्स में आपको एरर मिलेंगे, जैसे आप कंपास सर्वे पढ़ रहे हैं, या फिर लेवलिंग पढ़ रहे हैं, चेन सर्वे पढ़ रहे हैं, या फिर आप प्लेन टेबल पढ़ रहे हैं, तो सभी चैप्टर में आपको एरर्स मिल जाते हैं। एरर को पढ़ना जरूरी है, कैसे एरर को कैसे दूर कर सकते हैं, अगर इसके बारे में जानते रहेंगे तभी हम इनको दूर कर पाएंगे। तो आपका देखिए, इसमें जो थियोडलाइट में 3 प्रकार के एरर हमको मिल जाते हैं। पहला आपका उपकरणीय त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा आपका व्यक्तिगत या प्रेक्षण त्रुटियां, और तीसरा हमारा है प्राकृतिक त्रुटियां। तो ये आपके क्या होते हैं, जो उपकरणीय त्रुटियां हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर से, वो आपके इंस्ट्रूमेंट की मदद से होते हैं। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत खराब है, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ आपके स्क्रू वगैरह ढीले हो गए हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होंगे, और तब जब हम रीडिंग पढ़ रहे हैं कुछ एरर आपके वहाँ आ रहे हैं, तो आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की मदद से, अगर इंस्ट्रूमेंट आपका पुराना वगैरह रहता है, खराब वगैरह रहता है, तो उसकी मदद से जो एरर आता है वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। जो दूसरा हमारा एरर है व्यक्तिगत या प्रेक्षण त्रुटियाँ, तो ये हमारे पर्सनल एरर कहलाते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट या फिर जो भी सर्वेयर उस आपके जो भी ऑपरेटर्स हैं, यानी कि थियोडलाइट की वजह से जब हम रीडिंग पढ़ रहे होते हैं, तो जो पढ़ता है रीडिंग, ठीक है, जो सर्वेयर होता है, तो उसकी मदद से जो अगर त्रुटि होती है, उसके वजह से अगर त्रुटि होती है, यानी कि पढ़ने में कोई गलती कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई अगर रीडिंग ले रहा है तो रीडिंग गलत पढ़ रहा है, रीडिंग पढ़ने उसको नहीं आ रहा है, तो गलत रीडिंग पढ़ लिया, या फिर उसके द्वारा कोई भी अगर एरर होती है, तो हमारी पर्सनल एरर यानी कि व्यक्तिगत या प्रेक्षण त्रुटियाँ कहलाती है।
नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक त्रुटियाँ, नेचुरल एरर्स, यानी कि ये प्रकृति के द्वारा होती है। जब भी मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं, उस टाइम पे आंधी आ गई, बारिश आ गई, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो प्रकृति की मदद से, प्राकृतिक वजह से आपके एरर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो एरर होंगे प्राकृतिक एरर कहलाएंगे, यानी कि प्राकृतिक त्रुटियाँ उसको हम कहते हैं। इस प्रकार से जो थियोडाइट में एरर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उपकरण की मदद से अगर कोई एरर आता है तो उपकरणीय त्रुटि, व्यक्ति की मदद से कोई एरर आता तो व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है, या फिर आपको ऑब्जर्वेशन लेने में जो भी रीडिंग ले रहे हो उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो जा रहा है तो आपका हो जाएगा व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल एरर। और तीसरा हमारा प्राकृतिक त्रुटियां हैं, नेचुरल एरर्स। तो इस प्रकार से एरर आपके 3 प्रकार के हो गए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ट्रेवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो जो ट्रेवर्सिंग अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें, ठीक है, थियोडाइट में, तो ट्रेवर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है थियोडाइट का और इसको डिटेल में हमको देखना है। तो वीडियो आपकी कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसी वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ज़्यादा टॉपिक अभी आपके नहीं बचे हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं ट्रेवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। तो इंक्लूडेड एंगल की मदद से हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं। तो इस विधि का प्रयोग बंद माला रेखा के लिए किया जाता है। कोणों को मापने के लिए रिपीटेशन मेथड अपनाया जाता है। जो रिपीटेशन मेथड हम पढ़े हुए हैं उसको अपनाते हैं। क्लोज ट्रेवर्स में या तो इंक्लूडेड एंगल या फिर एक्सटर्नल एंगल नापे जाते हैं। यदि माला रेखा क्लॉकवाइज है तो एक्सटर्नल एंगल मापे जाते हैं और जबकि एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स के लिए आपके इंक्लूडेड एंगल मापे जाते हैं। तो ये आपका होता क्या है, जो ट्रेवर्सिंग होती है, ट्रेवर्सिंग का मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर आके आपका एंड होता है, तो ये आपका ट्रेवर्सिंग कहलाता है माला रेखा। तो ये जो हमारा ट्रेवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स, तो ये हम क्या करते हैं, बंद माला रेखा के लिए हम करते हैं इस विधि का प्रयोग। जो आपकी माला रेखा बंद होती है यानी से जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होती है, खुले के लिए हम नहीं करते हैं, ओपन जो आपका होता है उसके लिए हम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रिपीटेशन मेथड अपनाते हैं हम, और क्लोज ट्रेवर्स में या तो इंक्लूडेड एंगल या फिर एक्सटर्नल एंगल, 2 एंगल हम मापते हैं। जब आपका माला रेखा क्या होता है, क्लॉक वाइज में चल रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल एंगल मेजर करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका माला रेखा है, ठीक है, ट्रेवर्स लाइन है। तो इसमें क्या होता है, जब क्लॉक वाइज में चल रहा होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंगल मेजर करते हैं, और जब आपका एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा होता है तो इसमें हम इंटरनल एंगल को मेजर करते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके, कि जब हम क्लॉकवाइज में करेंगे तो आपका एक्सटर्नल एंगल मेजर होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं तो हमारा इंटरनल एंगल मेजर होता है। तो इस प्रकार से हो गए। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, समस्त आंतरिक कोणों का योग जो होता है 2n-4 × 90 होना चाहिए, जो आंतरिक कोणों का योग है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। n आपकी क्या भुजाओं की संख्या होती है, 2n-4 × 90 इस फार्मूले में रखकर यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं समस्त आंतरिक कोणों का योग। समस्त बाहरी कोणों का योग क्या होता है आपका 2n+4 × 90। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, और सभी जो कोणों का योग जो होता है 30 से 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्लूडेड एंगल को हम समझ लिए कि ट्रेवर्सिंग हम कैसे करेंगे। अभी हमारा है ट्रेवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल की मदद से हम ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, इस विधि का प्रयोग अधिकतर ओपन ट्रेवर्स के लिए किया जाता है। जो हमारा डिफ्लेक्शन, ये 2 पॉइंट अब याद रखेंगे, जो हमारा इंक्लूडेड एंगल था उसको हम बंद ट्रेवर्स के लिए करते हैं, बंद माला रेखा के लिए करते हैं, और जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेजरमेंट होता है ट्रेवर्सिंग का, ये हम ओपन ट्रेवर्स के लिए, खुली माला रेखा के लिए करते हैं इसका प्रयोग। तो ये आपका खुली माला रेखा ये हो गई, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर एंड नहीं होता है, ये खुला रहता है, ओपन रहता है। ये नॉर्थ आपका डायरेक्शन दिखाया गया है, यहाँ से आपकी एक लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ से फिर हम दूसरा एंगल मेजर कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम तीसरा एंगल। तो ये आपका खुला ट्रेवर्स कुछ इस प्रकार से रहता है, ये बंद आपका नहीं होता है। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो आपका है ट्रेवर्सिंग का, उसको हम खुले माला रेखा के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है माला रेखा का आलेखन, जो प्लॉटिंग ऑफ है ट्रेवर्स का प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे, उसके क्या क्या मेथड होते हैं, प्लॉटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, तो पूरे डिटेल हम देखेंगे। देखिए माला रेखा का आलेखन, तो माला रेखा का क्षेत्रीय आकार समाप्त करने के बाद, जब भी जो फील्ड का वर्क होता है उसको समाप्त करने के बाद चक्रम का अंकन किया जाता है। जो भी आपका ट्रेवर्स होता है उसका प्लॉटिंग करते हैं हम। तो प्लॉटिंग किए जाने के पूर्व ट्रेवर्स की लीनियर मेजरमेंट व एंगुलर मेजरमेंट की जांच कर लेनी चाहिए। जब भी हम प्लॉटिंग करते हैं तो उस प्लॉटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट की जांच कर लेते हैं। और ये हम कैसे करेंगे, रेखा की लंबाई की जांच इनकी उल्टी दिशा में मापन करके की जाती है। जो रेखा की लंबाई होती है उनकी उल्टी दिशा में हम मापन करके कर लेते हैं। लेकिन जबकि कोणीय मापों की जांच हम निम्न अनुसार करते हैं। जो कोणीय माप होते हैं उनकी जांच हम निम्न फार्मूले की मदद से करते हैं, जो भी स्टेप आपको आगे बताए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कोणीय मापों की जांच हम कैसे करते हैं।
प्लॉटिंग से पहले हमको ये जांच कर लेनी चाहिए जो इनकी लीनियर मेजरमेंट है और जो एंगुलर मेजरमेंट है उसकी माप। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कोणीय मापों की जांच के लिए समस्त आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 2n - 4 × 90 होना चाहिए। समस्त बाहरी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 2n + 4 × 90 होना चाहिए, जहाँ पर n आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रिवर्स यानी कि भुजाओं की संख्या है। नेक्स्ट हमारा है सभी डिफ्लेक्शन एंगल का अलजेब्रिक सम जो होना चाहिए वो आपका 360 डिग्री होना चाहिए। जो अलजेब्रिक सम होता है उनका पूरा एंगल अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 360 डिग्री आना चाहिए। अंतिम रेखा के फॉर बियरिंग तथा प्रारंभिक स्टेशन पर इसी रेखा के बैक बियरिंग में ±180 डिग्री का अंतर होना चाहिए। जो फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग होती है वो आपके उसमें ±180 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एंगल होता है उसकी हम जांच कर लेते हैं और इनके रेखाओं की जो माप होती है उसको उल्टी दिशा में माप करके इनकी जाँच कर लेते हैं। तो ये आप कहोगे प्लॉटिंग से पहले हमको जाँच करना होता है। नेक्स्ट हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। जो आपके ट्रिवर्स होते हैं उसकी प्लॉटिंग हम कैसे करते हैं। तो माला रेखा आलेखन की मुख्य 2 विधियां हैं, इनकी प्लॉटिंग की 2 विधियां हैं। पहला हमारा एंगल एंड डिस्टेंस मेथड यानी कि कोणीय तथा दूरी जो विधि होती है। तो इसमें आपके 3 मेथड दिए गए हैं, प्रोट्रैक्टर मेथड, कॉर्ड मेथड और टेंजेंट मेथड। तो ये जो आपका एंगल एंड डिस्टेंस मेथड होता है इसका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, आपकी परिशुद्ध वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती है। जो हमारा दूसरा जो मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड जो आपकी निर्देशांक विधि है इसका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और इसी को हम डिटेल में भी देखेंगे। कोऑर्डिनेट मेथड आपका होता क्या है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करके कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं। तो एंगल एंड डिस्टेंस मेथड को भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो देखिए कोणीय एवं दूरी विधि, इस विधि में स्टेशनों के मध्य दूरियां किसी उपयुक्त पैमाने पर लेकर अंकित की जाती है तथा उन रेखाओं के मध्य कोण दी गई किसी एक विधि से बनाए जाते हैं। जो भी आपके 3 मेथड इसके दिए गए थे, कॉर्ड मेथड आपके यहाँ पर देख सकते हैं 3 मेथड इनके दिए गए हैं, प्रोटेक्टर मेथड, कॉर्ड मेथड और टेंजेंट मेथड। तो इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड के द्वारा हम बना लेते हैं। तो इस विधि में स्टेशनों के मध्य दूरियां किसी उपयुक्त पैमाने पर लेकर अंकित की जाती है तथा उन रेखाओं के मध्य कोण दी गई किसी एक विधि से हम बनाए जाते हैं। लेकिन इनसे जो हम प्लॉटिंग करते हो आपका ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसका हम ज़्यादातर यूज नहीं करते कोण एवं दूरी विधि का। दूसरा जो हमारी विधि है निर्देशांक विधि, इसी का हम ज़्यादातर यूज करते हैं और ये विधि क्या होती है डिटेल में हम इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए निर्देशांक विधि जो आपकी है थियोडाइट ट्रिवर्स के अंकन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह एक अत्यंत परिशुद्ध विधि है। इस विधि में ट्रिवर्स की प्लॉटिंग लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की गणना करके की जाती है। जो इसमें अक्षांश और भुजांक होते हैं जिसको हम लैटिट्यूड और डिपार्चर बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो निर्देशांक विधि इसको आप अच्छे से समझिएगा। इस विधि का लाभ यह है कि अंकन से पूर्व ट्रिवर्स की क्लोजिंग एरर यदि कोई हो तो उसका संतुलन कर लिया जाता है। तो इस विधि में ये लाभ होता है कि ट्रिवर्स से पहले जो भी हम ट्रिवर्सिंग बनाते हैं तो उसमें कोई क्लोजिंग एरर है तो उसका भी हम संतुलन पहले से कर लेते हैं। क्लोजिंग एरर का मतलब क्या होता है, जो समापन त्रुटि होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिक, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्लोजिंग एरर पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिवर्स बनाना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, इसको आप ऐसे जा रहे हैं घूमते हुए, लेकिन यहाँ पर जब इंड करना है यानी कि जो आपका क्लोज ट्रिवर्स होता है जहाँ से शुरू होता है वहीं पर समाप्त होता है। तो अगर हम जहाँ से स्टार्ट इसको कर रहे हैं और लास्ट में जब हम सर्विंग करके जा रहे हैं यहाँ पर ये बंद नहीं हो रहा है, यानी कि इस जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वहाँ पर नहीं मिल रहा है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो हम ए से स्टार्ट किए अगर, तो ए से हमारा क्या, ए से बी तक आए, बी से सी तक आए, सी से डी तक आए, डी से हमारा क्या, फिर इस ए पॉइंट पर आकर ये लाइन मिलनी चाहिए। तो अगर ए पॉइंट पर नहीं मिल रही, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर नहीं मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है, यानी कि इसके बीच में जो क्या है कुछ एरर आ गया, क्लोजिंग एरर, यानी कि ये अगर ये लाइन अगर यहाँ आती तो ये आपको मिल जाता, कोई एरर नहीं आता, लेकिन ये लाइन आपकी इधर चली गई और इतना डिस्टेंस आ गया इसके बीच में, यानी कि ये आपका एरर है, क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पर ये ट्रिवर्स, तो इसी को हम क्लोजिंग एरर बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्लोजिंग एरर आपका क्या होता है। तो जो हमारी निर्देशांक विधि होती है, इस विधि का यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग एरर होता है इसका भी हम संतुलन कर लेते हैं। यही फायदा आपका होता है निर्देशांक विधि में। तो चलिए हम देख लेते हैं क्लोजिंग एरर आपका क्या होता है, उसके बाद से निर्देशांक विधि को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो किसी क्लोज ट्रिवर्स की प्लॉटिंग करने के उपरांत क्षेत्र मानों में त्रुटियों के कारण यदि अंतिम बिंदु प्रथम बिंदु से नहीं मिलता तो क्लोजिंग एरर का केस बनता है। जो अंतिम बिंदु है आपका, ये जो बिंदु आ रही थी प्रथम बिंदु से नहीं मिल रही थी, यही हमारा क्लोजिंग एरर का केस बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि क्लोज ट्रिवर्स में प्रथम भुजा के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम भुजा के अंतिम बिंदु के मध्य दूरी समापन त्रुटि कहलाती है। किसी जो कोई भी क्लोज ट्रिवर्स है तो उसमें प्रथम भुजा के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम भुजा के अंतिम बिंदु के मध्य जो दूरी होती है वही हमारी समापन त्रुटि यानी कि क्लोजिंग एरर कहलाती है।
अतः समकोण त्रिभुज ए डैश ए डबल डैश ए में, ठीक है, ये आपका ए था, ये पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट किए थे ए डैश है और ये आपका ए डबल डैश है। तो ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है यहाँ पर, ये आपका डिपार्चर है, ये आपका लैटिट्यूड है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपका बनता है, यहाँ पर इनका समापन हम कर सकते हैं। क्लोजिंग इरर सी इजकल टू ए डैश ए, ठीक है, ए डैश ए, ये आपका क्लोजिंग इरर है। इजकल टू क्या होगा, ये फार्मूला आपका है ए डैश ए डबल डैश ए डैश ए डबल डैश, जो आपका ये आपका समीशन ऑफ लैटिट्यूड है, और ए डबल से, ठीक है, ए डैश ए डबल डैश ये हो गया आपका, और ए डबल डैश ए आपका ये हो गया। तो ये आपका क्या है, समीशन ऑफ लैटिट्यूड और समीशन ऑफ डिपार्चर। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं समीशन ऑफ लैटिट्यूड इसका स्क्वायर, समीशन ऑफ डिपार्चर इसका स्क्वायर। समापन त्रुटि की दिशा निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ से हम समापन त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, और इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, tan थीटा इक्वल टू समीशन ऑफ डिपार्चर अपॉन समीशन ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ से हम समीशन ऑफ डी इक्वल अपॉन समीशन ऑफ एल, तो यहाँ से हम इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, इसकी दिशा किधर होगी, इसका एंगल क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लोजिंग इरर आपको क्लियर हो गया होगा। माला रेखा संगणनाएं, ट्रेवर्स कंप्यूटेशन, जो माला रेखा की संगणनाएं होती हैं हम कैसे करते हैं। ट्रेवर्स सर्वे में स्टेशन बिंदु को अनेक कोऑर्डिनेट की सहायता से निर्धारित किया जाता है। इनके लिए प्रत्येक बिंदु के मूल बिंदु से 2 दूरियां ज्ञात की जाती है, जिन्हें हम लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कहते हैं। तो जो आपका क्या होता है, माला रेखा संगणनाएं होती है, इसमें हम कोऑर्डिनेट की सहायता से निर्धारित करते हैं। इसके लिए हम प्रत्येक बिंदु के मूल बिंदु से, जो आपके मूल बिंदु होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट में, उससे 2 दूरियां हम ज्ञात करते हैं, जिन्हें हम लैटिट्यूड और डिपार्चर कहते हैं। तो आगे आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर आपका क्या होता है, यहाँ पर हम समझेंगे, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि लैटिट्यूड और डिपार्चर हमारा क्या होता है। तो ये जो आपका है लैटिट्यूड है अक्षांश है, और ये आपका डिपार्चर है भुजांग है। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं। किसी सर्वेक्षण रेखा का लैटिट्यूड उसकी निर्देशांक लंबाई है, जो किसी मेरिडियन यानी कि नॉर्थिंग या साउथिंग के समांतर मापी जाती है। रेखा का अक्षांश यदि यन की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर या ऊपर की ओर मापा जाता है, तो आपका पॉजिटिव होता है, और उसे नॉर्थिंग कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के अक्षर यल से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लैटिट्यूड जो आपका होता है कैपिटल यल से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। यदि यह माप साउथ की ओर या नीचे की ओर मापी जाती है, तो इसको हम निगेटिव होती है, ये आपकी जो माप होती है निगेटिव होती है, और इसको हम साउथिंग कहते हैं। यानी कि जो लैटिट्यूड होता है आपका अक्षांश होता है, ये आप पहले भी पढ़े, छोटे क्लास में पढ़े, 9th-10th में आप पढ़े होंगे, अभी आपको याद आ जाएगा फिगर की मदद से। तो जो अक्षांश था किसी सर्वेक्षण रेखा का लैटिट्यूड उसकी निर्देशांक लंबाई होती है। निर्देशांक जो आप पढ़े होंगे चैप्टर मैथ में, तो उसमें आपको क्लियर होगा, जो किसी मेरिडियन के समानांतर मापी जाती है, यानी कि नॉर्थिंग या साउथिंग, कोई मेरिडियन आपको होता है उसके समानांतर मापी जाती है। रेखा का अक्षांश यदि नॉर्थ की ओर है या फिर ऊपर की ओर हम ले रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव होता है, और उसे हम नॉर्थिंग कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के अक्षर यल से प्रदर्शित करते हैं। यदि यह माप साउथ की ओर या नीचे की ओर हम माप रहे हैं, तो उसको हम निगेटिव, वो आपकी जो माप होती है निगेटिव होती है, और उसको हम साउथिंग कहते हैं। तो ये आपका हो गया लैटिट्यूड। दूसरा हमारा डिपार्चर। भुजांक क्या होता है, सर्वेक्षण रेखा का भुजांक वह निर्देशांक लंबाई है जो किसी मेरिडियन यानी कि नॉर्थिंग या साउथिंग के लंबवत मापी जाती है। हमारा लैटिट्यूड क्या था, समानांतर मापी जाती है, और भुजांक हमारा लंबवत मापी जाती है, जो नॉर्थिंग या साउथिंग है उसके समानांतर लंबवत मापी जाती है, जिसे अंग्रेजी के अक्षर डी यानी कि डिपार्चर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि यह माप ई की ओर यानी कि ईस्ट की ओर है, तो पॉजिटिव होती है तथा ईस्टिंग से जाना जाता है, जबकि वेस्ट की ओर अगर मापा जाता है तो ये आपका निगेटिव होता है, और उसको वेस्टिंग कहलाता है। तो 2 चीज़ें आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, जो आपका अक्षांश है यानी कि लैटिट्यूड है, और जो आपका डिपार्चर है। जो लैटिट्यूड होता है उसको जो हमारी मेरिडियन होती है उसके समानांतर हम मापते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ कोई मेजरमेंट कर रहे हैं यानी नॉर्थ की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, साउथ की तरफ कर रहे हैं, तो हमारा निगेटिव होता है। ये आपका होता है लैटिट्यूड, और ये हमारा समानांतर होता है। ये 2 चीज़ें हमको याद रखना है इसमें। दूसरा हमारा जो डिपार्चर था, इसको हम क्या करते हैं, मेरिडियन की लंबवत ये मापी जाती है, और इसमें क्या होता है कि जब लंबवत हम मापते हैं और इसको हम इस कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम आप ईस्ट की ओर ले रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव होती है, और जिसको हम ईस्टिंग बोलते हैं, और जब हम वेस्ट की ओर ले रहे हैं तो हमारा निगेटिव होता है, जिसको हम वेस्टिंग बोलते हैं। तो चलिए हम फिगर की मदद से देखते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
जो आपका लैटिट्यूड था, ठीक है, वो नॉर्थिंग या साउथिंग, ये जो नॉर्थ और साउथ है दो बियरिंग आप मेरिडियन आपके दिए गए हैं, इसके हम समानांतर मापते हैं। जो लैटिट्यूड होता है, देखिए ये आपका नॉर्थिंग और साउथिंग है मेरिडियन, और इसके हम समानांतर माप रहे हैं, यानी कि ये आपका लैटिट्यूड होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये आपकी लैटिट्यूड होगी, इधर से आपका ये लैटिट्यूड होगा, इधर से आपका ये लैटिट्यूड होगा, इधर से आपका ये लैटिट्यूड होगा। तो जब इस लैटिट्यूड को, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड है आपका अक्षांश है, इसको हम ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो ईस्ट और वेस्ट है इस लाइन से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्थ की ओर भी बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की ओर। तो जो भी मान हमारे होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर नीचे की तरफ हम मेजर कर रहे हैं तो यानी कि साउथ की तरफ, तो हमारे मान क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये हमारी अक्षांश की बात थी, लैटिट्यूड की बात थी। अभी हमारा जो भुजांक है, डिपार्चर है, उसको हम कैसे समझते हैं। भुजांक जो क्या होता है आपका, नॉर्थिंग और साउथिंग के हम क्या करते हैं, लंबवत मापते हैं। ठीक है, ये नॉर्थिंग और साउथिंग आपका जो मेरिडियन है, मेरिडियन हम यही लेते हैं नॉर्थ से या फिर साउथ से। तो नॉर्थिंग और साउथिंग जो मेरिडियन है, लैटिट्यूड हम इसके समानांतर माप रहे थे, और डिपार्चर हम इसके लंबवत मापते हैं। ये आपका डिपार्चर हो गया, तो क्या होगा, इस लाइन के लंबवत होगा। ये आपका डिपार्चर है तो ये भी इस लाइन के लंबवत है। ये आपका डिपार्चर है तो ये भी आपका नॉर्थिंग और साउथिंग लाइन के लंबवत है। ये आपका डिपार्चर है तो ये भी आपका नॉर्थिंग और साउथिंग लाइन के लंबवत है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरिडियन आपका नॉर्थिंग और साउथिंग है, इससे जो समानांतर लाइन होती है आपकी लैटिट्यूड कहलाती है, और इसके जो लंबवत लाइन होती है आपकी डिपार्चर कहलाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि कोई कन्फ्यूजन है तो। ये आप देख सकते हैं, पहले निर्देशांक ज्यामिति जब हम पढ़े थे, ज्योमेट्री का जो हमारा पार्ट था मैथ का, उसमें भी हम ये पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस होती है आपकी, ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस है आपकी दी गई है। तो जब हम नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो हमारी प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है। नीचे की तरफ मेजर करते हैं यानी कि साउथ की तरफ, तो हमारी निगेटिव होती है। अगर ईस्ट की तरफ मेजर करें तो भी हमारी पॉजिटिव है, और वेस्ट की तरफ मेजर करें तो हमारी निगेटिव होती है। यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में हमारी पॉजिटिव, और साउथ और वेस्ट में हमारी निगेटिव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मेजर करें तो यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ हम लैटिट्यूड मेजर करें तो यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ पर भी हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं लैटिट्यूड, तो हमारा प्लस हो गया। नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर लैटिट्यूड आपकी क्या है, नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ प्लस। और जो आपका डिपार्चर है, डिपार्चर हम क्या होता है, लंबवत होता है, इधर से होता है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट में होता है। तो जब हम ईस्ट की तरफ डिपार्चर मेजर करते हैं, देखिए ईस्ट की तरफ आपका पॉजिटिव होगा, इधर हम डिपार्चर अगर मेजर कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर भी हम इधर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा डिपार्चर पॉजिटिव हो गया। अब वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपका निगेटिव होगा, वेस्ट की तरफ डिपार्चर आपका निगेटिव होगा, वेस्ट की तरफ डिपार्चर आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थिंग और साउथिंग क्या होता है, जो लैटिट्यूड और डिपार्चर आपका किस प्रकार से वर्क करता है, क्या होता है आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो फर्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेट होता है प्लस प्लस, ठीक है, सेकेंड में आपका माइनस प्लस, थर्ड में आपका माइनस माइनस, और फोर्थ में आपका प्लस माइनस। ये आपका कोऑर्डिनेट आप पहले भी पढ़े होंगे, निर्देशांक आपका क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, यदि माला रेखा में किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स एवं लंबाई दिए हो तो यल एवं डी यानी कि लैटिट्यूड और डिपार्चर निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। यदि माला रेखा में जो आपकी ट्रिवर्स लाइन है, किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, निर्देशांक होता है। ये आपका निर्देशांक यहाँ पर कुछ दिया गया होगा, यानी कि लैटिट्यूड का मान, डिपार्चर का मान। ठीक है, यहाँ पर ये आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर हम ज्ञात कर लेंगे अगर निर्देशांक के मान हमको मिले होंगे तो। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि किसी रेखा की लंबाई L1 तथा दिक्मान θ1 है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। लंबाई L1 है और दिक्मान θ1 है, तो लैटिट्यूड हम कैसे ज्ञात करेंगे, L1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस L1 cos θ1। लैटिट्यूड हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे, और डिपार्चर हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस L1 sin θ1। तो ये आपका लैटिट्यूड का फार्मूला है, और ये आपका डिपार्चर का। ये हम याद रखेंगे, किसी रेखा की लंबाई और दिक्मान पता है तो हम इस प्रकार से हम लैटिट्यूड और डिपार्चर ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। एक टेबल भी हम देखेंगे यहाँ पर, लैटिट्यूड और डिपार्चर के चिन्ह यानी कि जो प्लस माइनस होता है रेखा के दिक्मान पर निम्नानुसार निर्भर करता है। जो लैटिट्यूड और डिपार्चर का जो साइन होता है रेखा के दिक्मान उनकी बियरिंग पर निर्भर। तो अभी हम देखेंगे एक जो इनकी बियरिंग होती है, बियरिंग पर ही डिपेंड करती है ये। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक टेबल की मदद से, लाइन ये लेंथ है, ये आपके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये आपका आरबी है यानी कि रिड्यूस्ड बियरिंग है, लैटिट्यूड और डिपार्चर। जो आरबी और डब्ल्यूसीबी सिस्टम होता है आपका सर्विंग फर्स्ट में होता है। जब हम सर्विंग फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसको भी हम डिटेल क्लियर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, लाइन आपका है AB BC CD और DA, 4 लाइन दी गई है। लेंथ उनकी सेम होगी, यल 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 सबकी। कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, AB आपका 0 से 90 डिग्री यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है।
सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका 90 से 180 डिग्री होता है, थर्ड में आपका 180 से 270 और फोर्थ में आपका 270 से 360। तो ये आपके कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, ठीक है। जो एंगल दिया गया है उसकी मदद से हम जान लेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में आपके हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपका जो आरबी की अगर बात करें तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है तो हमारा क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें इधर नॉर्थ से चलते हैं, इसके ऊपर नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, और इधर हम साउथ से, साउथ को बेस लेके चलते हैं, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो आपका जो इनके साथ लगाए जाते हैं कोऑर्डिनेट वो हमारे क्या होते हैं, नॉर्थ और ईस्ट होते हैं। सेकेंड में है तो साउथ और ईस्ट होगा, थर्ड में है तो साउथ और वेस्ट होगा, फोर्थ में है तो नॉर्थ और वेस्ट होगा। यानी कि नॉर्थ और साउथ जो दो हमारे बेस होते हैं, इससे हम चलते हैं इधर इधर, ऐसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जो रिड्यूस्ड बियरिंग है हमारी क्या होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो नॉर्थ और ईस्ट लगे होंगे इसके साथ कोऑर्डिनेट, सेकंड में है तो साउथ और ईस्ट लगे होंगे, ये आपका साउथ है और इधर आपका ईस्ट होगा, थर्ड में है तो साउथ और वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे, फोर्थ में है तो नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ आएंगे। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट इनके साथ लगे होते हैं, ये हम सर्वे फर्स्ट में डिटेल में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड आपका क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव होगा, डिपार्चर आपका नेगेटिव होगा। लैटिट्यूड में हम cos थीटा को लेते हैं, डिपार्चर में हम sin थीटा को लेते हैं, आप याद रखेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो आपका लैटिट्यूड क्या होगा, सेकंड में आपका लैटिट्यूड ये नीचे आ रहा है तो माइनस होगा, और ये आपका ईस्ट की तरफ है डिपार्चर, तो डिपार्चर आपका ईस्ट की तरफ पॉजिटिव होता है, वेस्ट की तरफ नेगेटिव होता है। लैटिट्यूड आपका नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव होता है और साउथ की तरफ नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आपके पॉजिटिव नेगेटिव दिए गए हैं, तो ये टेबल आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, निर्देशांक निम्न दो प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। दो टॉपिक और इसमें आपके दिए गए हैं। जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, दो प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। पहला आपका होता है स्वतंत्र निर्देशांक, दूसरा आपका होता है क्रमागत निर्देशांक। तो ये जो दो टर्म हैं आपके सिलेबस के अंदर है, आप सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको ये दो टर्म मिल जाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं आपके क्या होते हैं, और एग्जाम में अगर पूछता है तो कैसे हम इसको लिखेंगे। तो जो स्वतंत्र निर्देशांक है उसका मतलब क्या है, स्वतंत्र आप इंडिपेंडेंट देख रहे हैं तो स्वतंत्र के नाम से स्पष्ट है, स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, किसी के पास किसी के साथ हो यानी किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। दूसरा हमारा जो क्रमागत निर्देशांक, ये क्या होता है, एक दूसरे निर्देशांक पर यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, इसको हम क्रमागत या फिर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इसको हम बोलते हैं। तो आपको यहीं से क्लियर हो गया, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं इसको डिटेल। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो क्या होते हैं, जब किसी माला रेखा के सभी स्टेशनों के कोऑर्डिनेट की गणना किसी मूल बिंदु के संदर्भ में की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त कोऑर्डिनेट को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी बिंदु के स्वतंत्र निर्देशांक उस बिंदु और मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लैटिट्यूड और डिपार्चर के बराबर होते हैं। तो ये मूल बिंदु से इनके कोऑर्डिनेट्स को हम मेजर करते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपके स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्रमागत निर्देशांक। डिपेंडेंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जब माला रेखा सर्वेक्षण में किसी अग्र बिंदु के लैटिट्यूड और डिपार्चर इससे पहले यानी कि पिछले के संदर्भ में लिए जाते हैं, इससे पिछले के संदर्भ में लिए जाते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर, तो ये इस प्रकार के लिए गए जो आपके लैटिट्यूड और डिपार्चर होते हैं वो आप हमारे क्रमागत निर्देशांक कहलाते हैं, यानी कि डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जो आपके किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये आपको स्पष्ट हो गया यहाँ से। अगर कोई आपके टॉपिक इसमें बचे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे तो कोई टॉपिक आपका नहीं छूट रहा होगा, लेकिन जो आपके थियोलाइट से रिलेटेड आपका सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कराए जा चुके हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और जिससे सभी स्टूडेंट के पास तक ये वीडियो पहुँच सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि थियोलाइट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हैं आपके इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो भी थियोलाइट के आपके न्यूमेरिकल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए।